नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया है। बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। बेंगलुरु में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नामित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनाया है। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष हैं और उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेएसपी एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा का अधिकार, कानून और बाकी मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को उठाती रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। जी हाँ, वहीं इसमें राज्य में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। जेएसपी के वकील एस बालन ने कहा कि निर्मला सीतारमण और ईडी निदेशालय सूत्रधार है, जबकि नड्डा और विजेंद्र इसमें सहयोग करने वाले हैं। बता दें कि कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी संख्या 1 निर्मला सीतारमण ने आरोपी संख्या 2 ईडी की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी संख्या 3 और कर्नाटक राज्य में आरोपी संख्या 4 यानी कि कतील के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की है। आपको बता दें कि शिकायत में कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 निर्मला सीतारमण ने विभिन्न कॉर्पोरेट्स, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापे मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए आरोपी नंबर 2 ईडी की सेवाएं ली। आरोपी नंबर 1 की ओर से की गई शुरुआत से आरोपी नंबर 2 की छापेमारी के डर से कई कॉर्पोरेट और धन कुबेरों को कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया है, जिसे आरोपी नंबर 3 जेपी नड्डा और 4 कतील ने बुनाया है। आपको बता दें कि शिकायत में 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया गया है। शिकायत में एल्युमिनियम और कॉपर की दिग्गज कंपनी मेसर्स स्टरलाइट एंड मेसर्स वेदांता कंपनी का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230.15 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए। वहीं मेसर्स औरोबिंदो फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 5 जनवरी 2023, 2 जुलाई 2022, 15 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2023 के बीच 49.5 करोड़ रुपए दिए, जिसको लेकर एस बालन ने बताया कि हमने अपनी बात साबित करने के लिए दस्तावेज सौंप दिए हैं। हमने जो तर्क रखे हैं उनके बारे में हम लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 स्थगनादेश हैं। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से पहले कोर्ट इस बात को लेकर सहमत था कि प्रथम दृष्टया इन लोगों के खिलाफ मामला बनता है। वहीं ये शिकायत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दर्ज कराई गई है। जुर्माने और जुर्माने सहित 7 साल से कम की कैद की सजा वाले अपराध के लिए अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेंगलुरु का कोर्ट निर्धारित है। आपको बता दें कि इन अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली और 120 बी आपराधिक साजिश के साथ आईपीसी की धारा 34 एक मकसद के लिए कई लोगों की एक साथ मिलकर की गई कार्रवाई के तहत केस दर्ज होंगे। वहीं वित्त मंत्री इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। उनके दफ्तर से कहा गया कि वो उज्बेकिस्तान गई हैं और इस समय उनसे संपर्क करना मुश्किल है। वहीं वित्त मंत्री के विदेश से आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मोदी और बीजेपी ने मिलकर सरकारी तंत्रों का गलत प्रयोग करते हुए चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की थी और जनता को गुमराह करने का काम भी किया गया था, जिसका अब भंडाफोड़ हो चुका है, जिसकी भारी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड 2017 में शुरुआत से लेकर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने तक भारत में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक तरीका था। इनकी संपत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान और अन्य विवरण भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था, जिसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। यह योजना तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक
2017 में पेश की गई थी और उन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इस प्रकार कुछ संसदीय जांच प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन माना गया था। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक ऐसे कानून हैं जिन्हें राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता से छोड़ दी गई है, क्योंकि उच्च सदन को केवल लोकसभा में पेश किए गए ऐसे विधेयकों पर टिप्पणी करने की अनुमति है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक फंडिंग के उद्देश्य से बैंकों द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी करने की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा। हालांकि संशोधन अधिनियम 2017 की शुरुआत में पेश किया गया था और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग ने 2 जनवरी 2018 को ही राजपत्र में चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2018 से अप्रैल 2022 तक की अवधि के दौरान 9,857 करोड़ के मौद्रिक मूल्य के बराबर कुल 18,299 चुनावी बॉन्ड का सफलतापूर्वक लेन देन किया गया। 7 नवंबर 2022 को चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया गया ताकि किसी भी विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 किया जा सके। चुनावी बॉन्ड योजना 2022 पर निर्णय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले किया गया था, जबकि दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। वही 2019 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस ने घोषणा की कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह चुनावी बॉन्ड को खत्म करने का इरादा रखती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस योजना का विरोध किया और यह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान से इनकार करने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी। वही 15 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में संशोधन को असंवैधानिक करार दिया और उन्होंने यह भी बताया कि इसमें निगमों और राजनेताओं के बीच क्विड प्रो क्वो व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का विवरण सौंपने के लिए कहा गया था और ECI को इन्हें 13 मार्च तक ऑनलाइन प्रकाशित करना था। हालांकि SBI 6 मार्च तक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके बाद विवरण ECI को सौंप दिया गया और उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का उपकरण है जो प्रॉमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता है। भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन RBI द्वारा निर्धारित KYC मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बॉन्डों को खरीद सकता है। इसे दानकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट शाखाओं से 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ जैसे विभिन्न मूल्य वर्ग में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीद सकता है। वहीं जारी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर इन चुनावी बॉन्डों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुना जा सकता है, जिसे कम से कम 1% वोट मिले हों। पिछला चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के वर्ष में 30 दिनों की अतिरिक्त समय सीमा के साथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड की स्टैंप खरीद के लिए उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड में गुमनामी की सुविधा होती है, क्योंकि इसमें दाता और जिस राजनीतिक दल को इसे जारी किया जाता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। 15 दिन की समय सीमा पूरी नहीं होने की स्थिति में ना तो दाता और ना ही प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को जारी चुनावी बॉन्ड के लिए रिफंड मिलता है, बल्कि चुनावी बॉन्ड का फंड मूल्य प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की और इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नगद दान को खत्म करना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद SBI के चुनावी बॉन्ड के जरिए लोग राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता है। वही पिछले साल विपक्षी दलों के आरोपों और इसके खिलाफ तमाम याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद अब बेंगलुरु की कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जिससे बीजेपी सहित मोदी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही तमाम परेशानियों से पहले से ही जूझ रही बीजेपी अब इस चुनौती का सामना कैसे करती है, या तो आने वाला जो वक्त है वही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।